उसे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहेंगे, उस बिल को कहेंगे बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं दे रहे पैसे, ले लो आप। Hello and welcome back again to the another video of Right of Education. Guys, this is Accounts Marathon और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जिसने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो पीछे जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आज हम अपने आगे के टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर इससे पहले के कोई भी कॉन्सेप्ट देने हैं, 2 क्लास मैंने पहले बना चुका हूँ अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, पीछे जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो अब पहला टॉपिक आज का आता है परचेज। जो परचेज क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए खरीदते हो दैट्स फॉर परचेज। समझ गए? मान लो अगर आपका शूज का काम है तो शूज अगर आप खरीद रहे हो तो दैट्स कॉल्ड परचेज। अगर मैन्युफैक्चरिंग है, शू मैन्युफैक्चरिंग है, तो शू का जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हो दैट इज कॉल्ड परचेज। अगर मान लो कोई असेट खरीद रहे हो तो क्या वो परचेज कराएगी? नहीं, वो परचेज नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आप रीसेलिंग के लिए ले रहे हो। यानी कि जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, आपका बिजनेस का जो मेन वर्क है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें जिसमें आप डील कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उसे ही परचेज कंसिडर करा जाता है। ठीक है, यानी पहली चीज इसमें निकल के आई कि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें आप डील कर रहे हो, इन विच यू आर डीलिंग। और जैसे मान लो मोबाइल बिजनेस है तो परचेज क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ मोबाइल इज कॉल्ड परचेज। अगर शू बिजनेस है तो परचेज ऑफ शू परचेज कहलाएगा। अगर शू मैन्युफैक्चरिंग है तो जरूरी नहीं है कि शू ही खरीदना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ शूज, शू का रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, मान लो लेदर खरीद रहे हो, सोल खरीद रहे हो, थ्रेड्स खरीद रहे हो, दैट ऑल आर कॉल्ड परचेज। वो परचेज में इंक्लूड होंगे। लेकिन मान लो अगर आप परचेज ऑफ शू मशीन, जूता बनाने की कोई मशीन खरीद रहे हो, दैट वो परचेज नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि वो आप रीसेलिंग के लिए नहीं ले रहे हो। एक ही कंडीशन है इसमें, ये मेन कंडीशन से देखते हुए चलना, रीसेलिंग के लिए कोई माल खरीद रहे हो दैट इज कॉल्ड परचेज। ठीक है, अच्छा अगर उसी परचेज में से कोई माल वापस आ जाता है, या तो कोई डिफेक्टिव होने के कारण, या उसके किसी काम का नहीं है, या किसी भी कारण से वो माल अगर वापस आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। जो परचेज रिटर्न को का दूसरा नाम और होता है रिटर्न आउटवर्ड। देखो मान लो अगर आपने कोई परचेज करी है, परचेज में ऐसा कुछ माल आ गया जो डिफेक्टिव है, आपके काम का नहीं है, या आपने ऑर्डर कुछ और दिया था, कुछ और आ गया, कोई भी वजह होती है, उस माल को अगर आप वापस कर देते हो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। यानी आपने बाहर कर दिया, आउटवर्ड कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज और परचेज रिटर्न समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सेल। जिस तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी माल खरीदते हो रीसेलिंग के लिए दैट्स कॉल्ड परचेज, उसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी माल बेच रहे हो उसे हम कहते हैं सेल। मान लो सेम वही एग्जांपल दूंगा कुछ। मोबाइल बिजनेस है, मोबाइल सेल कर रहे हो, सेल होगा या नहीं होगा?
होगा सेल। मान लो मोबाइल की एक मशीन थी, जिससे मोबाइल रिपेयरिंग मशीन थी, जिसे आप रिपेयर करते थे, मोबाइल रिपेयरिंग मशीन थी, वो आपने बेच दी, क्या वो सेल कहलाएगा? जी नहीं, वो सेल नहीं कहलाएगा। वो आपकी संपत्ति थी, वो आपकी असेट्स थी, वो आपके बिजनेस को इजी करने के लिए आपने रख रखी थी, ना कि रीसेल करने के लिए। वो जब आपने खरीदी थी तो ये सोच के नहीं खरीदी थी कि इसको बेचूंगा और उससे प्रॉफिट लूंगा। वो आपने खरीदी थी ताकि आपका मोबाइल का बिजनेस ऑपरेट हो सके। ठीक है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये बिजनेस का मेन उद्देश्य नहीं है। इसको बेचने पर सेल कंसीडर नहीं की जाएगी, ये सेल के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सेल नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर कोई माल बेच दिया, माल खराब निकला कस्टमर के पास जाने के बाद, या कोई भी शिकायत आती है, डिफेक्ट है गुड, या कोई भी किसी भी रीजन से उसने माल वापस कर दिया, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न, और AKA रिटर्न इनवर्ड, इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ नहीं है इसमें, सेल्स और परचेज में सिर्फ इतना ही था। ठीक है जी, आगे बढ़ो। आगे आपका कॉन्सेप्ट आता है गुड्स का। गुड्स बेटा पिछली 2 क्लास में भी चिल्लाते आ रहा हूँ, इस क्लास में भी चिल्ला रहा हूँ, गुड्स गुड्स गुड्स। वो माल जिसमें आप डील करते हो, जो फिजिकली होता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। कोई भी बिजनेस 2 चीजों में डील करता है, या तो गुड्स में या सर्विसेज में। अगर फिजिकल माल बेच रहा है तो दैट इज कॉल्ड गुड्स। अगर नॉन फिजिकल इंटेंजिबल मटेरियल प्रोडक्ट या कोई भी चीज देता है, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई माल नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। और अगर आपको कोई माल बेचता हूँ, मान लो ये बुक उठाकर मैंने आपको बेच दी, तो दैट इज कॉल्ड गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स। और अगर मैं आपको मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परचेज आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। बेचने के लिए जो माल आप खरीदते हो, जो माल खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड गुड। आपका प्रोडक्ट जिसमें आप डील कर रहे हो, फिजिकल आइटम। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल एंड परचेज ऑफ द बिजनेस। वो हर वो आइटम जो सेल और परचेज कंसिडर करता है, सेल और परचेज को कंप्लीट करने के लिए जो भी माल आप खरीदते हो, बेचते हो, दैट इज कॉल्ड गुड। ठीक है, स्टार्टिंग डिफरेंटली, अगर अलग भाषाओं में कहा जाए, दे आर कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं उसको। देखो नया नाम निकल के आया, गुड्स का एक नया नाम और निकल के आया, AKA ऑल्सो नोन एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यानी ट्रेड में काम आने वाला ऐसा स्टॉक, उसे हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, खत्म करें? देखो मैं लिख देता हूं, गुड्स मस्ट बी इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए बेटा, और फॉर परचेज एंड सेल पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर सेल पर्पस, ठीक है, अगर कोई चीज खरीद रहे हो जो सेल के लिए परचेज के लिए नहीं खरीद रहे हो, तो उसे हम असेट्स कहते हैं, गुड्स नहीं कहते हैं उसको हम। गुड्स यानी कि वो आइटम्स, वो प्रोडक्ट जिसमें हम डील कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड गुड्स। ठीक है, अगला पॉइंट निकल जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों एक ही बात है। स्टॉक बोलूं या इन्वेंट्री बोलूं, समझ जाना एक ही चीज है दोनों। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। देखो टेंजिबल इंटेंजिबल में कंफ्यूज मत होना। टेंजिबल जिसको हम आप हाथ में पकड़ सकते हो, जो फिजिकली फॉर्म में होती है, जिसे पकड़ सको वो टेंजिबल, और जिसे ना पकड़ सको वो इंटेंजिबल होती है। Tangible stock is a tangible asset held by the enterprises for purpose of sale in the ordinary course of business, or for the purpose of using it in the production of goods meant for resale. देखो stock is a tangible asset held by the enterprises for the purpose of sale। जो भी stock आपके पास रखा हुआ है for the purpose of sale in the ordinary course of business। ordinary course of business समझ जाओ, business operating activities बोल रहा है। business operating activities को ordinary कोर्स ऑफ बिजनेस डिनोट किया जाता है। और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन,
या तो कोई माल बेचने के लिए या उसको प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। रॉ मटेरियल की बात कर रहा है बेटा यहाँ पे। या तो रॉ मटेरियल रखा हो आपका किसी प्रोडक्ट का, या फिर कंप्लीट प्रोडक्ट रखा हो, दैट इज कॉल्ड योर स्टॉक। वो आपका स्टॉक होता है, वो आपकी इन्वेंट्री होता है। समझ गए? अब इन्वेंट्री या स्टॉक दो तरीके की होती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखो, मान लो कोई आपने परचेज करी थी, 10 लाख की परचेज करी थी किसी भी गुड्स की। ये बात चल रही है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की। पूरे साल में आपने 10 लाख की परचेज करी, 2 लाख की कभी करी होगी, 4 लाख की एक करी होगी, 3 लाख की एक करी होगी, मिला मिलू के 10 लाख की आपने परचेज करी। और उसी तरीके से पूरे साल में आपने सेल कर दिया 8 लाख का माल। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 2 लाख का माल रह गया। ये माल क्या कहलाएगा? गुड्स। तो गुड्स तो कहलाएगा ही, ये आपका गुड्स है, आप उसमें डील कर रहे हो। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ गुड्स में और स्टॉक में, ठीक है? देखो, ये गुड्स तो कहलाएगा ही, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में ये आपका स्टॉक कहलाएगा। ये इसको बोलेंगे हम स्टॉक। और अकाउंट्स में एट द एंड ऑफ द ईयर जो माल अनसोल्ड रह जाता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? मान लो ईयर 2019, 31 दिसंबर 2019 को आपका क्लोजिंग स्टॉक था 2 लाख रुपए का। अब 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर को जो माल अनबिका हुआ रह गया था, 31 दिसंबर को सारी बुक्स क्लोज कर दोगे, नई बुक्स क्रिएट करोगे, उसमें स्टॉक दिखाओगे 2 लाख रुपए का। और इस स्टॉक को आप किस नाम से दिखाओगे? ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाओगे। ठीक है? बस देखो, एक ही वैल्यू को ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं। अगर साल के स्टार्टिंग में कोई भी स्टॉक दिखाते हैं तो उसे हम कह देते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में अगर कोई स्टॉक होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? कोई माल बिकने से रह जाए साल के एंड में, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वो अगले साल अगले अकाउंटिंग बुक्स में ओपनिंग स्टॉक के नाम से शो करता है। बात खत्म। तो डेफिनेशन देख लेते हैं ना। ओपनिंग स्टॉक in hand at the beginning of the year is called opening stock, or closing stock in hand at the end of the year, or the stock being unsold at the end of the year is called closing stock। ठीक है? बात खत्म हो जाती है। ये तो हो गया कि स्टॉक कितने की तरीके के होते हैं। अब स्टॉक की कुछ फॉर्म्स होती हैं। आपके पास, आपके बिजनेस के पास स्टॉक कितने फॉर्म में हो सकता है, कितने रूपों में, कितने रूप होते हैं स्टॉक के? तो स्टॉक के इन्वेंट्री के 3 रूप होते हैं। मान लो आपका शू बिजनेस है, शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है? अब उसमें आप कुछ परचेज भी करते होगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है कि नहीं? फिर उस माल को आप प्रोसेसिंग में भी लगाते होंगे, यानी जूते बनने की प्रोसेसिंग में भी लगाते होंगे, तो उसको हम क्या देते हैं? वर्क इन प्रोसेस। और कुछ माल प्रोसेस से निकल के कंप्लीट हो जाता होगा, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट। ठीक है? ये इन 3 फॉर्म में आपके पास स्टॉक रखा होगा। मान लो शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो रॉ मटेरियल कैसे होगा? जैसे मान लो लेदर, थ्रेड्स, सोल, ये आपके पास स्टॉक होगा आपका रॉ मटेरियल का।
मान लो शूज के अपर है, अपर यानी बिना सोल के जूते, अनकम्प्लीट जूते, अनकम्प्लीट शूज। इस टाइप के स्टॉक आपका वर्क इन प्रोसेस स्टॉक कहलाता है। और कंप्लीट प्रोडक्ट क्या होंगे आपके? कंप्लीट शूज, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट प्रोडक्ट। अब इनको अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहेंगे? मैंने आपको बता दिया कि ये 3 प्रोडक्ट, ये 3 फॉर्म में आपके पास स्टॉक आपके गोडाउन में रखा हुआ होगा। अब इनको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? देखो, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये होता है वो परचेज ऑफ गुड्स, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो बचा हुआ रह गया, जो आप आगे प्रोसेस में नहीं लगा पाए हो, उसे जो वो माल बच जाता है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो वर्क इन प्रोसेस में लग गया दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ WIP, वर्क इन प्रोसेस। ठीक, और थर्ड आता है आपका इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ठीक है, जो माल बिकने को तैयार है लेकिन बिका नहीं है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टॉक में और गुड्स में फर्क समझ गया आप? स्टॉक में और गुड्स में फर्क समझ में आ गया आपको? स्टॉक एक बड़ा टर्म है, गुड्स एक छोटा टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले लें। आगे आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, चलो ट्रेड इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये वो अमाउंट होती है जो आप माल बेच देते हो या सर्विस दे देते हो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस स्टार्टेड डिफरेंटली। इट इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द एंटरप्राइजेस। आपके कस्टमर पर जो अमाउंट ड्यू होता है, जो आपको कल को प्राप्त होना होता है, जो मिलना होता है, रिसीवेबल होती है, दैट्स कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। क्या बोल गया? सर के ऊपर से निकल गई। ये कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बिल रिसीवेबल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब सर ये डेटर और बिल रिसीवेबल्स होते क्या हैं? अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी तो मैंने आपको एक हिंट दी थी डेटर्स की। वो व्यक्ति, वो पर्सन जिससे आपको कोई भी अमाउंट रिसीव होना होता है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, आपने उसको कोई माल सेल किया था, उधार पर किया था, उसने आपको पैसे नहीं दिए थे, लेकिन अब दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने भर बाद, विद इन 1 ईयर आपको जो उससे पैसे लेने हैं, दैट इज कॉल्ड डेटर। वो व्यक्ति को, उस अमाउंट को डेटर बोलेंगे जो आपको रिसीवेबल, जो आपको लेने होते हैं। देखो डेफिनेशन लेते हैं डेटर्स की। डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी, कोई भी पर्सन या एंटिटी, जो बिजनेस को एंटिटी बोल देते हैं यहाँ पर। जैसे हर इंसान को ह्यूमन होमोसेपियंस बोलते हैं, ऐसी बिजनेस के टर्म में, ऐसी अकाउंट्स के टर्म में किसी भी बिजनेस को एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी, एंटिटी, जिससे हु ओन्स अमाउंट ऑफ द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल, जो जिसके ऊपर कोई पैसा उधार हो, क्रेडिट सेल के तौर पर आपने उसको माल बेच दिया, या फिर कोई सर्विस देने के ऊपर, उसे हम डेटर कहते हैं। Goods when sold to the person on credit, that person is called debtor। जिस भी व्यक्ति को आप उधार माल बेचते हैं और उससे पैसा लेना होता है, उस व्यक्ति को डेटर बोलते हैं। बिकॉज ही ओन दैट मच अमाउंट ऑफ द एंटरप्राइजेस, क्योंकि उसने अमाउंट का, एंटरप्राइजेस का पैसा ओन कर रखा है, उसके सर पर एक अमाउंट ड्यू है हमारे बिजनेस का। ठीक, और बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल मीन्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। देखो भैया सर, आपने किसी को क्रेडिट सेल कर दी, अब आपने सिर्फ क्रेडिट सेल कर दी और उससे कह दिया कि चल भाई अगले हफ्ते माल दे दी, अगले हफ्ते पैसा दे दियो, तो वो डेटर हो गया, वो व्यक्ति डेटर हो गया, बात क्लियर है। लेकिन मान लो अगर आपको उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है, आपने कहा कि भाई एक कागज फाड़ और उस पर लिख जा रहा कि मैं घनश्याम त्यागी ये कसम खाता हूं कि मैंने मैसर्स गुप्ता एंड कंपनी से 2 लाख रुपए का माल लिया हुआ है
और 1 हफ्ते बाद यानी 7 दिन बाद पैसे चुकाने का प्रण लेता हूँ, वादा करता हूँ। तो उस पेज को बेटा, जो पेज वो बना जाएगा उसे हम कहेंगे बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, देखो बिल रिसीवेबल पढ़ देते हैं। बिल रिसीवेबल मीन्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो डेटर एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको जैसे बताया कि कसम खाता है उसमें कि मैं 7 दिन बाद या 10 दिन या जो भी पीरियड है उस पीरियड के अंदर अंदर आपको पैसा लौटा दूंगा। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। उसको बिल ऑफ एक्सचेंज करता है। और जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं बिल रिसीवेबल्स। वो हमारे बिजनेस के बिल रिसीवेबल्स। ठीक, अब इसी का उल्टा एक होता है हमारा ट्रेड पेबल्स। बेटा वो व्यक्ति जिससे भी आप पैसा उधार ले रहे थे, अब अपने को उसकी जगह रख लो तो बस ट्रेड पेबल हो जाएगा आपका। ट्रेड पेबल जैसे ट्रेड रिसीवेबल कॉम्बिनेशन है डेटर और बिल रिसीवेबल के, उसी तरीके से ट्रेड पेबल्स कॉम्बिनेशन होता है क्रेडिटर्स और बिल पेबल। ठीक है भाई, जो व्यक्ति आपसे उधार माल ले गया और उसको आपके पैसे देने हैं उस व्यक्ति को हम डेटर बोलते हैं। उसी तरीके से आप किसी से माल ले आए और आपको कल को उसको पैसे चुकाने हैं तो आप कौन हो गए? आपको वो व्यक्ति क्रेडिटर बोलेगा। आपको वो व्यक्ति अपनी बुक्स में क्रेडिटर के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। ठीक, और मान लो आप एक पेज फाड़ कर ले आए। देखो मान लो ये मैंने पेज फाड़ लिया, इस पर मैंने लिख दिया मेरी बेटा एक फर्म है जो है A&B कंपनी। ये कंपनी का नाम है मेरी। मैंने लिखा आई A&B कंपनी प्रॉमिस टू पे ₹10,000 और मैंने मान लिया है C&D कंपनी से बेटा प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मेसर्स C&D कंपनी ऑन 15 जून 2020 राहुल शर्मा। ये मैंने अपने नीचे साइन भी कर दी बेटा। अब इस पर्चे को, इस खर्रे को आप क्या बोलोगे? इसको मैं बोलूंगा, अगर मैंने लिखा है, अगर मैं क्रेडिटर हूं, मुझे पैसे देने हैं, तो इस खर्रे को, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा और ये मेरी बिजनेस का क्या हो गया? ये हो गए बिल्स पेबल। ठीक है, और अगर यही बिल ऑफ एक्सचेंज, यही खर्रा मुझे कोई पकड़ा गया कि भाई माल ले ले, जो मैं माल ले जा रहा हूँ ये मैं कसम खाता हूँ कि ये फलान तारीख को इतने रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, उसे, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहेंगे? उस बिल को कहेंगे बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं दे रहे पैसे, ले लो आप। ठीक है, तो समझ गए, डेटर समझ गए, बिल रिसीवेबल समझ गए। वो व्यक्ति जो माल ले गया, पैसे देके नहीं गया, उसे डेटर बोलेंगे। अगर वो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे गया उसे बिल रिसीवेबल बोलेंगे। अगर किसी से माल ले आए उधारी, पैसे कल दोगे तो उसे हम कहेंगे क्रेडिटर। और अगर आप कोई खर्रा बनाकर उसको दे आए, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर उसको दे आए कि भाई तेरे को मैं इतने रुपए कसम लिखित कसम दे आया उसको, उसे हम कहेंगे बिल पेएबल। ठीक है सर, बड़े मजे आए पढ़ने। अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा कॉस्ट। कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। लागत को हम कॉस्ट बोल देते हैं, कोई नई डेफिनेशन नहीं है। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और द एट्रीब्यूट ऑफ द स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। क्या फालतू बातें कर रहा है बेटा ये? आप 10,000 रुपये का माल लाए, 12,000 रुपये में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गई और ये कॉस्ट प्राइस हो गई। ये हमारी कॉस्ट है, इसको हम कॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है, जिस आपकी जो भी लागत होती है उसे कॉस्ट बोलते हैं। ओके गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, दिस इज़ इट। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम बैलेंस सारे टॉपिक कवर करेंगे और बेसिक अकाउंट टर्म्स की क्लास 4 इज द लास्ट क्लास, वो आखिरी क्लास होगी हमारी। उसमें हम कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे जिससे हमारे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, टिल देन स्टे एट होम और सेफ रहो।